अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है उसी चैप्टर न्यूट्रिशन में से ही है। आगे का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंस रोल ऑफ नाइट्रोजन और रोल ऑफ मैग्नीशियम। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्टिलाइज़र है क्या? फर्टिलाइज़ हम कहते हैं खाद को या किसी भी चीज़ को जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स इन अ फॉर्म ऑफ ड्राई फॉर्म में हम डालते हैं, कभी लिक्विड फॉर्म में हम प्लांट्स को देते हैं, जिससे वो क्या होता है, अगर सॉइल में से कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, अगर सॉइल में से किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स हम उनको एज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र डालते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ मेटाबॉलिक और प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे पास प्लांट के ग्रोथ में भी उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इतना ही इंपॉर्टेंट काम अदा करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जितना हम नॉर्मल ह्यूमंस की लाइफ में है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं बाय द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी होती है कि वहाँ पे कौन कौन से जो फर्टिलाइज़र हमने डालना है, किस तरह से उसको न्यूट्रिएंट्स देने हैं। क्वांटिटी का मतलब है कि अगर कोई चीज़ प्लांट के लिए कमी हो रही है, तो भी उसकी ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट होगी। अगर किसी चीज़ की ज़्यादती हो रही है, कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो भी उसके प्लांट्स पे के ग्रोथ पे इफ़ेक्ट जाता है। मोस्ट ऑफ द सॉइल आर डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट दैट रिक्वायर्ड एन ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ज़्यादातर जो ज़मीनें होती हैं या जो मिट्टी होती है या जो सॉइल होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं होते जितने एक नॉर्मल प्लांट को ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। दैट इज़ व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द सॉइल हैज़ डिज़ायर टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। इसलिए प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं बाहर से, ताकि वो उसी तरह से हमें ग्रोथ जो हमें रिक्वायरमेंट है वो दे सकें। ना यहाँ पे है कि ज़्यादा ग्रोथ होगी यहाँ। अच्छा, हर फर्टिलाइज़र का अपना अपना फंक्शन होता है। कुछ जो है जब आपकी फसल लग जाती है तो आप चाहते हैं कि उसकी ग्रोथ जल्दी हो, तो उसके लिए अलग होता है। कुछ होते हैं कि जब प्लांट की ग्रोथ हो चुकी होती है, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा, उसको फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, उसका जो क्रॉप है या जो यील्ड है वो आपको उतना नहीं मिल रहा, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी दिया जाता है। इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र। अच्छा, ज़्यादा मुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, है प्रैक्टिकली मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो मैंने देखे हैं अक्सर, अगर आप लोगों ने देखा होता है कि जो हमारे पास सब्जियाँ होती हैं, नॉर्मल जो सीज़नल सब्जियाँ होती हैं, अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखें ना, तो पहले ये होता था कि हर सब्ज़ी का एक अपना-अपना टाइम होता था, उसके बाद वो हमें नहीं मिलती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी हर सीज़न में आपको हर तरह की सब्ज़ी मिल जाती है। फर्स्ट इज़ कि आप हमारे पास जो स्टोरेज है या जो स्टोर करने का तरीका है फ्रूट्स का या जो भी क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, वो एडवांस हो गए हैं। दूसरा है कि अगर मैंने एक चीज़ देखी है, हमारे यहाँ गाँव में ही मैंने देखी है कि हमारे पास एक भिंडी के प्लांट्स थे। एक खेत था जिसमें भिंडी लगी हुई थी, लेडी फिंगर जिसको कहा जाता है। उसने जब एक बार उसने अपना फसल, अच्छा वो काफ़ी 2-3 बार बल्कि इससे भी ज़्यादा वो अपना यील्ड देता रहता है। लेकिन फिर उसमें क्या हुआ, उसमें जो फूल लगने हैं ना वो कम हो गए हैं। तो जब फूल कम हो गए तो एक तरह का स्प्रे था, वो उन लोगों ने उसके ऊपर किया और रात को किया, और सुबह जो है सारे पौधे, सारे उनके जो प्लांट्स थे ना, वो फूलों से भरे हुए थे, और अब उसी फूलों से ही फिर उनकी जो भिंडी है वो उसमें ग्रो हो रही होती है। तो ये चीज़ मैंने देखी है। दूसरा ये होता है कि जो हमारे पास एक फसल हटा दी जाती है दूसरी फसल लगाने के लिए, ज़मीन को तैयार किया जाता है, तो उसमें भी ये होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो तब उसमें फर्टिलाइज़र डाला जाता है। नाउ फर्टिलाइज़र जो है गाँव के लोग जो है वो 2 तरह के यूज़ करते हैं। एक जो नॉर्मल गाँव भैंसों का जो क्या कहते हैं, जो वेस्ट होता है उसको ड्राई करके डाला जाता है। दूसरा जो है मार्केट से सिंथेटिकली जो बनाया जाता है व्हाइट कलर का, वो डाला जाता है। नाउ यहाँ पे है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है? ये ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल के मटेरियल से लिया जाता है। मैन्यूर कंपोस्ट और सीवीड आर गुड एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक। ज़मीन जो हमारे पास सीवीड्स होते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है, किसी भी पानी में जहाँ पे रुका होता है, वो मटेरियल जो है वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। जैसे प्लांट के हमारे पास मिर्च है, जैसे है, जितने भी हमारे पास छिलके होते हैं किसी भी हमारे पास अनाज के या दरख्तों के, फ्रूट्स के, तो जब उसको ड्राई करके उसको रखा जाता है एक जगह पे, तो वो कुछ टाइम बाद जो है एज अ फर्टिलाइज़र जो है वो काम करता है। अच्छा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के हमारे पास फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट इज़ कि उसके साथ जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो जाता है। सेकंड जो है, सॉइल में जो नमी होती है और जो एरेशन होती है वो रिटेन होता है और इंक्रीज़ होता है। जो हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो अपने न्यूट्रिएंट जो है एक ही दफ़ा में रिलीज़ नहीं करते, आराम-आराम से स्लोली ज़मीन में उसको रिलीज़ करते रहते हैं। जो लीचिंग है उसकी जो रिस्क है वो कम हो जाती है। इंक्रीज़ एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड द न्यूट्रिएंट्स। ज़ाहिर-सी बात है, जब न्यूट्रिएंट्स आराम-आराम से रिलीज़ होंगे तो जो ज़मीन है उसको भी न्यूट्रिएंट्स आराम-आराम से मिलेगी, तो उसको वो तरीके से यूज़ करेगी। नाउ व्हाट इज़ द इनऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र? जो ज़्यादातर केमिकल कंपाउंड से लिया जाता है ना, वो केमिकल कंपाउंड क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। ये चीज़ें जो है इनसे ही लेके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये हायर एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन
प्रोटीन इन क्लोरोफाइल सिंथेसिस एंड इनकरेजेस ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीफ। ये क्या करते हैं कि उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट अच्छी खासी होती है, जो क्या करता है जितने भी क्लोरोफाइल की सिंथेसिस है या प्रोटीन की सिंथेसिस है वो प्लांट्स के स्टेम और लीफ में उसको इंकरेज करती है, उनको इंक्रीज करती है। इसमें फॉस्फेट ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा हमें रिजल्ट में जो है प्लांट्स में फ्लावर, फ्रूट्स और हेल्थियर रूट्स मिलते हैं। ये था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारे पास इन्वायरमेंटल हैज़र्ड रिलेटेड टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। अब डिसएडवांटेजेस या हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं अगर हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। रिस्क क्या है, ख़तरा क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें क्या होता है, सैलिनिटी और एसिडिटी ज़मीन की ज़्यादा हो सकती है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ ना करें। अच्छा, स्टोर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के स्टोरेज और एप्लीकेशन में कुछ होता है कि अगर ये क्या कर सकता है, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस जो है नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड की जो रिलीज़ है वो उसको काज कर सकता है। अच्छा, दूसरा मेजर रिस्क क्या है कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी क्वालिटी में एनो NO3 जो होता है या लीचिंग और ग्राउंड की जो सोर्सेज है ना उसका ख़तरा हो सकता है, और ये ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए ख़तरा हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द सबसे मेजर रिस्क क्या हो सकता है कि वाटर में एलजी की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, जिसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो एलजी है ना वो ज़मीन के सरफेस पे या पानी के सरफेस पे ग्रो होना शुरू हो जाता है। नाउ एलजी क्या होता है, एलजी मोस्टली जो पानी के साइड्स पे जो ग्रीन कलर का जंग सा लग जाता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं जंग कहते हैं, लेकिन वो एलजी होता है, उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए थे, अभी जो न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, वो जो कंपोनेंट्स की बात हो रही है वो हम ह्यूमन के फूड के बारे में हो रही है। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड, जिस तरह से हर प्लांट के लिए ग्रोथ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, इस तरह से ह्यूमन को, इंसानों को भी फूड रिक्वायरमेंट होती है ना। वो फूड क्या है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड्स होती हैं। ये क्या होता है, ज़्यादातर जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च लेते हैं ना। वो स्टार्च क्या होता है, वो कहाँ पे मौजूद होता है, पोटैटो में, आलू में, चावल में, ब्रेड में और सीरियल्स में मौजूद होता है, जितनी भी दाने वाली चीज़ें, अनाज वाली चीज़ें हैं। अच्छा, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च का मैं आपको आसान एग्जांपल देती हूँ। हमारे घरों में नॉर्मली यूज़ होता है कॉर्नफ्लोर वगैरह, जो सूप वगैरह में यूज़ किया जाता है या किसी भी चीज़ की टेक्निक्स के लिए यूज़ होता है। वो कॉर्नफ्लोर क्या होता है, वो हमारे पास स्टार्च है ना। यहाँ पे है पोटैटो स्टार्च, या जो दूसरा जो है राइस है, ब्रेड है या सीरियल है। पोटैटो स्टार्च क्या होता है, आलू को जब आप काटते हैं तो अगर आप लोगों ने दो पीसेस उसको आपस में आप रख दें ना, तो उसके बीच में एक वाइट सा मटेरियल बनता है, वो स्टार्च है ना। आसान एग्जांपल क्या है, एक आलू ले, उसको क्रश करें या उसको जूसर ब्लेंडर वगैरह में ब्लेंड करें पानी डाल के, उसको थोड़ी देर के लिए रहने दें। जब आप उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो उसके नीचे एक बिल्कुल क्रीमी वाइट सा मटेरियल जमा हो जाएगा, और ऊपर जो है वो पानी पानी जमा होता है। वो जो नीचे वाला मटेरियल है ना उसको हम कहते हैं स्टार्च। इस तरह से चावलों का भी होता है, ब्रेड का भी होता है, या सीरियल जितनी भी दानेदार चीज़ें हैं ना उन सब में होता है। गंदम में होता है, ज्वार में होता है, मकई में होता है, इन सब का स्टार्च बनता है ना। ये स्टार्च ही हमारे पास मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए जो ज़्यादातर शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको ये कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्वांटिटी है ना वो डॉक्टर कहते हैं कम मिले, क्योंकि उस पर स्टार्च होता है, और स्टार्च जो है उसमें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर वो चीज़ आपके इन फॉर्म, शुगर जो है और चीनी या मिठास जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में दूसरी तरफ से जा रहे हैं, ग्लूकोज ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि ये जो स्टार्च होता है ना, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। ब्लड क्या करता है, ग्लूकोज को सेल में लेके जाता है, जहाँ पे वो रिस्पायरेशन में एनर्जी के लिए यूज़ होता है। ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारे पास प्रोड्यूस करता है 4 किलो कैलोरीज। एक कार्बोहाइड्रेट का ग्राम हमारे पास 4 KCl किलोग्राम या किलो कैलोरीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्लूकोज इज नॉट यूज बाय सेल, इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अब ये नहीं है कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चला गया है, कन्वर्ट हो गया है तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज़ करे, नहीं। वो क्या करेगा, वो सेल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और वो ग्लाइकोजन फिर स्टोर होता है हमारे मसल्स में और हमारे लिवर में। अच्छा, ग्लाइकोजन का भी एक तरीका है, एक प्रोसेस है। ये नहीं है कि बस हम ऊपर खाते जाएंगे और हमारी बॉडी जो है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगी, नहीं। हाँ करती है, लेकिन वो एक लिमिट होता है, उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी एक लिमिट तक है। जब उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसी ग्लाइकोजन को जो है हमारी बॉडी या हमारे सेल उसको फैट में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए लोग मोटे होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब अगर आप लोगों ने और किया हो
तो जो लोग डाइट करते हैं या जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। वो ब्रेड रोटी के, चावल के, इस तरह की चीज़ें लेने में थोड़ी सी परहेज़ करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि चीनी तो वो ले नहीं रहे, लेकिन इस तरह से अगर वो लोग रोटी ज़्यादा लेना शुरू करें तो फिर भी उसकी बॉडी में फैट भी जा रहा है और ग्लूकोज भी जा रहे हैं। ओके, अगला टॉपिक है प्रोटीन। सबसे इम्पोर्टेंट आपके मसल ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है? ग्रोथ के लिए है, रिपेयर के लिए है। प्रोटीन जो है किस चीज़ से बना होता है? ये एक सिंपल यूनिट है जिससे बना होता है, उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन किस चीज़ से बना है तो आप कहेंगे अमाइनो एसिड से बना है। अच्छा, यहाँ पे देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, 20 डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड है। अच्छा, अमाइनो एसिड में कौन कौन चीज़ें मौजूद होती है, कौन कौन सी चीज़ें एक अमाइनो एसिड में मौजूद होती हैं? कार्बन मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर। ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक अमीनो एसिड में मौजूद होता है। प्रोटीन जो है वो क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल है और ये डायरेक्टली जो है ब्लड में नहीं जाता। इसकी ब्रेकडाउन होती है, जब एक प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है अमीनो एसिड्स में, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। फिर क्या करता है, सेल कन्वर्ट करता है उस अमीनो एसिड को और दोबारा से उसको कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में और ब्रेक इनटू प्रोटीन, दोबारा से प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन जो है वो इसेंशियल ज़रूरी कंपोनेंट है किस चीज़ के लिए? साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन में और ऑर्गेनेलीज में। देयर आर आल्सो द मेजर पार्ट ऑफ मसल, लिगमेंट एंड टेंडन्स। मसल्स के लिए भी ज़रूरी है, लिगमेंट में भी मौजूद होता है। और टेंडन्स क्या होते हैं? ये जो हमारे पट्टे होते हैं, जोड़े होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, या जो हमारे मसल्स होते हैं, इन सब के लिए ज़रूरी है। इसलिए अगर आप लोगों ने गौर किया होता है तो जो बंदे जिम करते हैं ना, प्रोटीन का आपने उनका ज़्यादा सुना होगा, प्रोटीन शेक, प्रोटीन ये, प्रोटीन वो, इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके मसल्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं। प्रोटीन में मैनी प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, काफ़ी सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो एंजाइम का काम करते हैं। एंजाइम क्या होता है ये हम पिछले पढ़ चुके हैं कि एज अ कैटलिस्ट काम करता है। प्रोटीन जो है हमें एनर्जी सोर्स भी रिक्वायर्ड होता है। एक प्रोटीन जो है हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लांट सोर्स प्रोटीन्स में हमारे पास क्या है? अच्छा, ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो हमारे पास इन अ फॉर्म ऑफ, जैसे बीफ होता है, गोश्त होता है, मछली होती है, जैसे एग्स होते हैं, चिकन ब्रेस्ट होता है, इन सब में जो है ज़्यादातर प्रोटीन मौजूद होता है। लेकिन जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात आती है, जो लोग जो है वो गोश्त वगैरह नहीं लेते तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं जो प्लांट से लिया जाता है। जैसे बीन्स होते हैं, दालें होती हैं, सीरियल्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। जबकि जो एनिमल सोर्सेज होते हैं वो चीज़, मिल्क, पोल्ट्री, फिश, मटन, बीफ, इन सब चीज़ों में जो है मौजूद होता है। फैट्स में जो है कुछ ऐसी किस्में हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, कुछ ऐसी हैं जो फिर हमारे लिए जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो फैट्स आर बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसको हम लिपिड कहा जाता है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है। अब इसके दरमियान मौजूद क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। फैट जो है स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक दोनों फंक्शंस अदा करते हैं किसी भी बॉडी में। कि व्हेन बॉडी हैज़ यूज्ड अप द कार्बोहाइड्रेट, तो उसको जो हाँ ऑक्सीडाइज फैट की भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इट ऑक्सीडाइज फैट टू गेट एनर्जी। जब ब्रेक डाउन हो रही है कार्बोहाइड्रेट की, बॉडी उसको यूज़ कर रही है तो उसको ऑक्सीडाइज फैट की भी ज़रूरत होती है। वो उस टाइम पे ऑक्सीडाइज फैट की एनर्जी लेता है। 1 ग्राम ऑफ फैट जो है हमें 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। नाउ डिफरेंस आप लोग खुद समझे। कार्बोहाइड्रेट में क्या था? कार्बोहाइड्रेट में भी था कि एक कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास 4 किलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करता है। सेम हमारे पास जो प्रोटीन था, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ फैट्स हमें 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है। डिफरेंस आर ह्यूज, मतलब आधे से भी ज़्यादा है। फैट्स जो है ये स्टोर होते हैं सेल्स में, सेल्स के एडिपोज टिश्यूज़ में, जिसको फैटी टिश्यू भी कहा जाता है। ये टिश्यू जो है हमारे स्किन के अंदर मौजूद होता है। स्किन के ऊपर अंदर जो लेयर है उसको हम एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, वहाँ पे ये स्टोर होता है। ये इंसुलेट कर रखता है ऑर्गन्स अगेंस्ट शॉक एंड आल्सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। फैट्स जो है यहाँ पे उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है कि ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको इंसुलेट करते हैं। मतलब किस तरह से अंदर का टेम्परेचर रहता है उसको मेनटेन किया होता है और उसको उनको जो है शॉक वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा फंक्शन जो है ये हमारे पास फैट्स का होता है कि ये एक हेल्दी स्किन और हेयर को भी मेंटेन करता है। फैट्स जो है डाइजेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन ए, डी, ई और के की बॉडी में जो है के बॉडी में उसकी भी क्या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और सबसे मेन सोर्स जो है फैट्स का हमारे पास है बटर, घी, चीज़, मीट, एग यॉक, मिल्क और नट्स। नट्स जो ड्राई नट्स होते हैं ना उसमें भी बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं।